हाँ जी बच्चों, तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बेटा ये जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, हायर क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो ऑल ओवर हर जगह पे चैप्टर बेटा यूज होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस इसकी ज़बरदस्त है। BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर का मुद्दा क्या है, BRS चैप्टर क्यों पढ़ा जाता है, आइए पहले इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BRS, क्यों इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले तो बेटा मैं तुम्हें यह बता दूं, आज के जमाने में BRS को वैसे प्रैक्टिकली BRS चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में CB और PB में कैश बुक और पासबुक में गलतियां लगभग ना के बराबर होती है। मतलब दोनों बुक्स में बैलेंस हमारा टाई रहता है, मैच्ड रहता है। लेकिन पुराने ज़माने में बेटा CB यानी क्या, CB मतलब क्या बच्चों, कैश बुक, और PB मतलब पासबुक। दोनों बुक्स के बैलेंसेस बेटा हमारे बराबर होने चाहिए। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, आपको बात समझ में आएगी कि बराबर कैसे होने चाहिए। एक सेकेंड रुको, ये लो बच्चों, आपने अपनी फैक्ट्री में अकाउंटेंट बिठा रखा है, ठीक है जी। आप मालिक हो, आपने फैक्ट्री में कौन बिठा रखा है, अकाउंटेंट, ठीक है जी। और आपने कहा भाई एक काम करते हैं कि कैश डिपॉजिट कराया बैंक में 10,000 रुपए। आपने कहा भाई अकाउंटेंट को, भाई कितने पैसे बैंक में जमा कराया, 10,000 रुपए, बोलो ठीक है जी। बच्चों आपकी बुक्स में, यानी आप जमा कराने गए या आपका अकाउंटेंट जमा कराने गया, आपकी बुक्स में जर्नल एंट्री उस दिन क्या बनेगी, बैंक टू कैश। मतलब आप क्या जर्नल बनाओगे बेटा, बैंक टू कैश। सब मेरी बात से एग्रीड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लो जी एंट्री बना रहा हूं बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों फाइल निकाल लो, ठीक है। ये जो चीजें मैं नोट करा रहा हूं सब आप नोट करोगे तो चैप्टर यहीं रेडी हो जाएगा। और अगर नोट नहीं करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ रहेंगे तो बेटा फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चैप्टर की इंपॉर्टेंस जबरदस्त है, इसीलिए आप साथ साथ नोटिफाई करें और 100% अटेंशन भी दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है भाई। चलो 10,000 10,000, ठीक है जी। बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, इसकी पोस्टिंग आपकी कैश बुक के कौन से कॉलम में आएगी, दोनों, कैश कॉलम में भी और बैंक कॉलम में भी, ठीक है ना बच्चों। तो आपने बैंक कॉलम में लिख दिया बेटा, बैंक कॉलम में एंट्री क्या बनेगी, बैंक की डेबिट साइड में टू कैश, कितना पैसा होगा बेटा, 10,000 रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसकी साइमल्टेनियसली दूसरी पोस्टिंग कहां जाएगी बच्चों, कैश कॉलम की क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे बेटा आप, बाय बैंक, और कितना लिखोगे बेटा बाय बैंक, 10,000 रुपए। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब डन। ये दो काम हम इसमें करते हैं, बिल्कुल सही है, डन। पर बच्चों हम थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा करने वाले हैं। मैं कहने वाला हूं कि जब आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराए तो आपके अकाउंटेंट ने ये एंट्री बनाई है ना, आपने अपने अकाउंटेंट को बोला ले भाई 10,000 रुपए जा बैंक में दे आ, जमा करवाया। वो बंदा आपके बिहाफ पे गया बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाने, और बैंक में उसने 10,000 रुपीज, कौन बैठा होता है बैंक में पैसा लेने के लिए, किसको जमा करा गया तो बैंक में पैसा, ऐसे रखाते हो, कैशियर बैठा होता है ना बैंक के कैशियर को, किसको भाई कभी कराया जमा, कराया, किसको दे के आता वो, एक अंकल बैठे, आंटी भी हो सकती है भाई, दोनों हो सकते हैं ना। तो क्या करना पड़ता है भाई, किसी को पूरा प्रोसीजर पता हो, बैंक में पैसा, फॉर्म भरना, बहुत बढ़िया, फॉर्म भरना होता है, नोट लिखने होते हैं, बहुत बढ़िया। फिर और बता, बैंक अकाउंट नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम्हारा अकाउंट नंबर कोई भी हो, XYZ कुछ भी हो, है ना, बड़ा सा होता है अकाउंट नंबर, है ना, वो हो, और उसका अकाउंट के सारे डिजिट बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। नोट लिखा, अकाउंट होल्डर का नाम, असली में जमा कराया तूने, बिल्कुल सही।
ठीक है, मोबाइल नंबर भी होता है। 50,000 से ऊपर कैश हो तो पैन नंबर भी लिखना पड़ता है। 50,000 से नीचे कैश हो तो पैन नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, ऐसा ही होता है भाई। तो तू गया, तूने 50,000 रुपये वहां पे 10,000 रुपये चल रहे, 10,000 रुपये दिए। बच्चों बस मुझे इतना बताओ, फॉर्म भर के तुमने 10,000 रुपये नोट काउंट करके कैशियर को दिए वहां के, तो उस दिन तुम्हारा अकाउंट है बच्चों, सपोज कर लो ICICI बैंक में, ICICI बैंक में। बस मुझे इतना बताओ उस दिन बैंक क्या एंट्री बनाएगा? तुमने तो जो बना दी, उस दिन बैंक क्या एंट्री बनाएगा? सोच के जवाब देना। मेरा अकाउंटेंट पैसे जमा करा के आया बेटा बैंक में 10,000 रुपये, उस दिन बैंक क्या एंट्री बनाएगा? कैश टू अस, अस मतलब द अकाउंट होल्डर्स नेम। बोलो ठीक है। मेरा अकाउंट बैंक में है तो बैंक मेरा भी लेजर खोलेगा, समझ रहे हो? तुम्हारा अकाउंट वहां होगा, बैंक तुम्हारा भी हर उस इंसान का बैंक एक लेजर खोल देगा जिसका अकाउंट उस बैंक में है। बोलो सही है बात, समझ रहे हो बच्चों? तो बैंक ने मेरा लेजर खोल रखा है भाई, ये लो पासबुक में बेटे मेरे नाम पे इशू कर रखी है हरीश बजाज। बच्चों अब मुझे बताओ, सबने पासबुक देखी है कभी? देखिए बेटा कैसी होती है, ऐसे खुलती है या ऐसे खुलती है? आज के जमाने की ऐसे खुलती है, पुराने जमाने की ऐसे खुलती थी, समझ रहे हो? आज पासबुक ऐसे खुलती है, मतलब ऐसे एक ऐसे लंबी सी कॉपी होती है, देखा होगा, ऐसे खुलती है और उसमें एंट्रियां लिखी हुई होती हैं। लगभग स्पेसिमन मैंने ये दे रखा है तुम्हें, ऐसी होती है पासबुक, ठीक है जी। तो बेटे जब तुमने 10,000 रुपये बैंक को दिए तो बच्चों बैंक उस दिन एंट्री क्या बनाएगा? बैंक कहेगा कि कैश आ गया। बोलो बच्चों कैश आ गया बैंक में, कैश अकाउंट डेबिट टू। बैंक क्रेडिट किसको करेगा? जिस बंदे के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट, सपोज मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट है तो बैंक मेरे को क्रेडिट करेगा टू हरीश बजाज। बोलो बच्चों मैं सही कह रहा हूं? 10,000 10,000 ये रहा बेटे हरीश बजाज का लेजर। बैंक क्या एंट्री बनाएगा पासबुक में? बाय कैश डिपॉजिट के कॉलम में बैंक लिख देगा 10,000 और बैंक कहेगा सर आपका बैलेंस भी कितना है हमारे पास? 10,000। बच्चों यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक सबको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अगले दिन मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा भाई घर में पैसे की जरूरत पड़ गई है तो एक काम कर, बैंक से ना 500 रुपए निकलवा के ला। छोटी सी एंट्री एक पास ऑन करनी है, 1500 कर लो। चलो बैंक से कितने पैसे निकलवा के ला? 1500 रुपए निकलवा के ला, ठीक है जी। 1500 रुपए हमने अपने घरेलू यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए बैंक से निकलवा लिए। अगले दिन बेटा मुझे एक बात बताओ, हम अपनी बुक्स में कैश बुक में क्या एंट्री बनाएंगे जब हम अपने डोमेस्टिक यूज के लिए 1500 रुपए बैंक से निकालेंगे? ड्रॉइंग्स टू बैंक, अग्रीड एवरीबॉडी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। तो इसकी लेजर पोस्टिंग बेटा क्या रहेगी? कैश बुक में पोस्टिंग क्या रहेगी? बैंक के कॉलम में बेटा क्या लिख दोगे? बाय ड्रॉइंग्स लिख देना बच्चों, शाबाश। बाय ड्रॉइंग्स कितने पैसे निकलवा लिए बेटा डोमेस्टिक यूज के लिए? 1500 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। उस दिन बेटे बैंक का कैशियर क्या एंट्री बनाएगा ये बता दो बस मुझे। उस दिन हरीश बजाज टू कैश, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उस दिन बैंक का अकाउंटेंट एंट्री बनाएगा बेटा, मतलब बैंक का कैशियर, है ना। हम अपनी फैक्ट्री वाले बंदे को क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री का अकाउंटेंट। और बैंक वाले बंदे को क्या बोल रहे हैं बेटा? बैंक का कैशियर। बैंक का कैशियर एंट्री बनाएगा मेरा लेजर अकाउंट हरीश बजाज अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने पैसे बेटा हम डोमेस्टिक यूज के लिए निकाल के लेके आ गए? 1500। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। इसकी पोस्टिंग बैंक अपनी पासबुक में क्या करेगा? हरीश बजाज लेजर में टू कैश। बेटा टू वाला कॉलम भी यही होता है पर्टिकुलर, और बाय वाला कॉलम भी यही होता है। जैसे टी शेप लेजर में तो अलग अलग होता है ना। टू वाली साइड कौन सी होती है? डेबिट साइड। और राइट वाली साइड कौन सी होती है? बाय वाली साइड, क्रेडिट वाली साइड। लेकिन पासबुक में बच्चों टू वाली साइड भी यही है और बाय वाली साइड भी यही है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो आपने टू कैश लिखा बेटा, कितने पैसे लिख दिए?
1500 रुपए, और बैलेंस में कितने पैसे आ जाएंगे बच्चों, बोलो 8500 रुपए। बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बोलो ठीक है। अब जरा मुझे ऊपर कैश बुक के बारे में बताओ बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कैश बुक के बैंक कॉलम का, आई रिपीट माय वर्ड, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे? कैश कॉलम का नहीं, ये लो कैश कॉलम में तो कंफ्यूज मत होना बेटा, मैं कैश कॉलम पे तो काटा ही मार रहा हूं, ये लो कैश कॉलम पे तो बच्चों मैं लगा रहा हूं काटा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस निकाल लो। तो आप क्या करोगे बेटे, आप कहोगे सर 10,000 यहां लिख लो, इसको यहां लिख लो, सिंपल है। कैश बुक कर रखी है तुम लोगों ने, है ना, हम लोगों ने तो भयंकर कैश बुक भी कर रखी है, रिटेनिंग वाली तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो बैलेंस नहीं करना है। कितना बैलेंस है बोलो बच्चों? 8,500 रुपीज। क्या लिख दूं यहां पर? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा कोई? इसका मतलब बेटा ये कैश बुक किसके हिसाब से बनाई गई है? मेरे अकाउंटेंट के हिसाब से। तो मेरा अकाउंटेंट क्या कह रहा है कि सर आपके बैंक में लेजर में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 8500। बोलो सही है? आपकी मतलब बैंक के अंदर कितना अमाउंट पड़ा हुआ है? 8500। डन। और मेरा बैंक का कैशियर, ये लो जी यहां लिखता हूं मैं कैशियर। कैशियर क्या कह रहे हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए बेटा? 8500। बोलो सही? सही है। मेरा अकाउंटेंट क्या कह रहा है, बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 8500। बैंक का कैशियर जो आईसीआईसी बैंक में बंदा बैठा वो भी क्या कह रहा है, सर आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं? 8500। बेटा कोई दिक्कत वाली बात लग रही है यहां पे? नहीं। जो मेरा अकाउंटेंट कह रहा है वही बैंक में बैठा हुआ कैशियर कह रहा है। दोनों बंदों की स्टेटमेंट मैच हो रही है? यस। किसी बीआरएस की जरूरत नहीं है इस सिचुएशन। आपको बात समझ में आ गई बेटा? हम मुद्दा पकड़ रहे हैं बीआरएस की जरूरत कब पड़ती है। अगर हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम जो दिखा रहा है 8500 और हमारी पासबुक का बैलेंस वाला कॉलम कितना पैसा दिखा रहा है, वो भी 8500, देयर इज नो नीड फॉर एनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कोई रिकंसिलेशन की जरूरत नहीं है। पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरा अकाउंटेंट तो कह रहा हो कितने पैसे पड़े हैं? 8500। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? और मैंने बैंक में फोन किया और वो कह रहे हैं सर आपके 8500 नहीं, हमारे पास तो पैसे पड़े हुए हैं आपके सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए। अब मेरा अकाउंटेंट क्या कह रहा है, कितने पैसे पड़े हैं बैंक में? 8500। और बैंक का कैशियर क्या कह रहा है, कितने पैसे पड़े हुए हैं? 5000। अब बेटा बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी बेटे बात। नहीं। क्या होगा? परेशानी होगी ना। क्या परेशानी होगी? यार मेरा अकाउंटेंट कह रहा है 8500 और बैंक का बंदा क्या कह रहा है, सिर्फ कितने पैसे पड़े हैं? 5000। कहां गए मेरे कितने पैसे? गए, गुम हो गए 3500 रुपीज, पता नहीं कहां गए। कुछ गड़बड़ है। तो बेटा उस गड़बड़ का मतलब क्या बैंक ने कोई गलती करी है? हो सकता है। क्या बैंक ने मेरे पैसे चोरी कर लिए? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि बैंक ने बिना बात मेरा बैलेंस कम कर लिया हो। ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ ऐसा है कि जो मेरी सोच और बैंक की सोच में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कुछ एंट्रीज की टाइमिंग का इशू है। हो सकता है मेरी कैश बुक में एंट्रीज वो हो चुकी हो और बैंक ने उन एंट्रीज को अभी तक मेरे से पहले कर लिया हो या मेरे बाद में करेगा। कुछ ना कुछ इशू है बेटा। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मेरा अकाउंटेंट कह रहा है सर आपके कितने पैसे पड़े हैं 8500 और बैंक का कैशियर कह रहा है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं 5000, ये दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब बच्चों मैं उल्टा कर दूं, अगर उल्टा क्या, मेरा कैशियर कितने कह रहा है कितने पड़े हुए हैं 8500 और बैंक वाला क्या कह रहे हैं, अकाउंटेंट क्या कह रहे हैं, बैंक वाला कैशियर क्या कह रहे हैं, सर आपके 8500 नहीं आपके पड़े हुए 15,000 रुपए। अब बताओ अब परेशानी है बढ़िया है? बढ़िया है। परेशानी क्यों है? 15,000 है बेटे। सर ज्यादा भी तो हो गए ना। हाँ ज्यादा तो हो गए, कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन आप दुखी तो नहीं होगे ना? खुश है भाई? कितने पैसे बढ़ गए देखते रहे, 8500 के कितने हो गए 15,000, कितने रुपए इंक्रीज हो गए 6,500। तू तो कहेगा ठीक ही है, आप 8500 नहीं है 15 ही है, आप सही हो, मेरा अकाउंटेंट गलत है। बोलो ऐसे ही कहोगे ना? चलो बिहेवियर चेंज होगा, लेकिन कुछ ना कुछ चक्कर तब भी था और अब भी है।
बेटा चक्कर कुछ नहीं है, ना तो बैंक वाले ने कोई धोखा दिया है, ना हमारे अकाउंटेंट ने कोई गड़बड़ी करी है, ना बैंक के कैशियर ने कोई दिक्कत करी है। दिक्कत क्या है? सोच का फर्क है, समझ रहे हो? कुछ एंट्रीज के टाइमिंग का इशू है, और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको मुद्दा समझ में आओगे बेटा बीआरएस का मतलब क्या होता है, ठीक है? देखो, हम अपनी फैक्ट्री में जो बुक मेंटेन कर रहे हैं वो कैश बुक है। बैंक जो बुक हमारे लिए मेंटेन कर रहा है, हमारा बैलेंस जांचने के लिए, चेक करने के लिए, वो कौन सी बुक है बच्चों? वो पासबुक है, ठीक? हमारी कैश बुक के कैश कॉलम से हमें कुछ नहीं करना। करना किसका सर? कैश बुक के बैंक कॉलम हमें क्या बताता है? हमारा कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है हमारे हिसाब से। और हमारी पासबुक का बैंक बैलेंस वाला कॉलम क्या बताता है बेटा? बैंक के हिसाब से हमारा कितना पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। तो अगर हमारे हिसाब और बैंक का हिसाब, दोनों हिसाब बराबर हैं, 8500 इज इक्वल टू 8500 है, देयर इज नो नीड फॉर बीआरएस। लेकिन अगर 8500 इज इक्वल टू कुछ और है, वो चाहे बैंक में ज्यादा है रिक्वायरमेंट से या फिर कम है, दोनों सिचुएशन में हमें क्या बनानी पड़ेगी बच्चों? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब अभी तक मैंने बेटे सिर्फ तुम्हें एक ही चीज बताई है, बीआरएस कब नहीं बनानी है और बीआरएस कब बनानी है। कैश कॉलम का हमने लेना देना कोई करना ही नहीं है। व्हाट द पॉइंट? हाँ जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटे, अब हम बीआरएस के बेस को जरा आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों, आप साथ साथ फाइल में इन ब्लैंक्स को फिल भी करोगे और मुझे बताओगे भी साथ साथ, ठीक है? जो बच्चा साथ साथ जवाब देगा बच्चों, उसका बीआरएस आज 90% खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर का 90% काम आज हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अब आपको साथ साथ मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? चलो देखो बच्चों, मान लो बेटा हम बीआरएस बना रहे हैं, डेट लिख दी बच्चों मैंने, 31 दिसंबर को, 31 ऑफ दिसंबर को हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। और इससे पहले 20th ऑफ दिसंबर की बच्चों मैं अगर बात करूं, 20 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, तो मेरी सीबी और पीबी, कैश बुक और पासबुक, दोनों का बैलेंस बराबर था, 10,000 10,000। बेटा कौन सी तारीख की बात करी मैंने? 20 दिसंबर। 20 दिसंबर दोनों बराबर था। क्या बीआरएस की जरूरत थी? नहीं सर। मैंने 20 दिसंबर को मैच किया, अकाउंटेंट को बोला हाँ भाई कितने पैसे पड़े हैं बैंक में, अकाउंटेंट बोला सर 20,000 पड़े हैं। बैंक वाले को फोन किया, हाँ भाई कैशियर कितना पैसा मेरा पड़ा है? सर बाबूजी आपके 20,000 पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बीआरएस की जरूरत नहीं है। अब मैं यही वाला काम कौन सी तारीख को करना चाह रहा हूं? 31 दिसंबर को भी सेम मामला मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा था। मैंने कहा आज फिर मैच कर लेता हूं, सीबीपीबी बराबर है कि नहीं है, बोलो ठीक। लेकिन इन 11 दिनों के दौरान क्या हुआ वो सुनो। क्या हुआ? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक काटे बेटे, मैंने इस भाई को चेक काट के दिए 1,000 का, इस भाई को चेक दिया, ठीक है। मैंने अपनी चेकबुक का चेक बनाया होगा, हर्षित अरोड़ा, कितने पैसे लिख दिए बेटा? 1,000। इसको मैंने दिए, इस भाई ने भी खुशी खुशी लिए, सर दे दो। अकाउंटेंट को बोला हर्षित अरोड़ा के नाम का चेक काट दे भाई, उसने भी काट दिया, मैंने साइन कर दिए। बेटा बताओ उसने कैश बुक में प्लस किया होगा पैसा या माइनस? माइनस। कैश बुक में डेबिट साइड रिकॉर्ड किया होगा या क्रेडिट? क्रेडिट। तो उसने कैश बुक में से कितने पैसे माइनस करे? 1,000। बोल भाई बात समझ में आ गई? इसने अपनी जेब में डाला चेक 1,000 रुपए का, खुशी खुशी गाता हुआ गया, सर ने चेक दिया 1,000 रुपए। फिर इसके पापा ने कहा बेटे 1,000 रुपए का तो चेक है, खुश क्यों इतना हो रहा है? ठीक है। इसने कहा पापा बैंक में लगाए हो, पैसे आ जाएंगे 1,000 रुपए। इसके पापा ने कहा 1,000 रुपए का तो चेक है बेटे, मेरा अभी टाइम नहीं है, ला मुझे दे, मैं पॉकेट में डाल कर रख लेता हूँ। इसके पापा ने पॉकेट में डाल लिया। 31 दिसंबर तक बैंक में नहीं गए। बच्चों मुझे बताओ मेरी बैंक बुक यानी पासबुक कितना बैलेंस शो कर रही होगी? 10,000। पूरा 10,000। और मेरी कैश बुक कितना बैलेंस शो कर रही होगी? 9,000। कैश बुक में से तो सर आपका 10,000 में से 1,000 कट गया, कितना बैलेंस हो गया? 9,000। मुझे बात समझ में आ रही है? यानी कैश बुक में से कितना पैसा माइनस हो गया? 1,000। पासबुक में क्या हुआ? कुछ हुआ ही नहीं।
प्रॉब्लम समझ में आ गई? दोनों बुक्स में कितने रुपए का डिफरेंस हो गया? 1000 रुपए का डिफरेंस हो गया सर। किसकी वजह से? इसकी वजह से, इसके पापा की वजह से। और क्लियरिंग बॉक्स में डाल दे तो काम हो जाता, उन्होंने क्लियरिंग बॉक्स में भी नहीं डाला। ठीक है, कहा छोड़ यार, 1000 रुपए तो सर ने दिए हैं, डाल देंगे, बाद में देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ गई? अब बेटा इसका सॉल्यूशन क्या करें बोलो? दोनों बुक्स कैसे मिलाऊं? सीबीपीबी कैसे मिलाऊं बोलो? या तो कैश बुक में 1000 रुपए वापस जोड़ दो, माइनस हो गए थे ना उसमें से, या तो कैश बुक में वापस 1000 रुपए जोड़ दो, दोनों का बैलेंस कितना हो जाएगा? 10,000 इज इक्वल टू 10,000। बोलो ठीक है? मैं बेटा क्या बोल रहा हूं आपको, करना नहीं है वो काम, पर मैं कह रहा हूं कि दोनों बैलेंस मिलेंगे कैसे? या तो सीबी में से माइनस हो गया तो वापस जोड़ दो, दोनों बुक्स का बैलेंस कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 10। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बेटा, पासबुक में कितना बैलेंस था? 10,000, उसमें से 1,000 माइनस कर दो, तो अब दोनों बुक्स का बैलेंस कितना हो जाएगा? 9,000 इज इक्वल टू 9,000। पर इन दोनों ही सिचुएशन बेटा मेरी सीबीपीबी मैच होगी कि नहीं होगी? बस इतना ही करना है। यहां पर दिमाग ना लगाओ सर, पासबुक में से 1,000 माइनस करने का मतलब ये हुआ क्या हम बैंक में जाके असली में पासबुक में से 1,000 माइनस करेंगे क्या? ऐसा नहीं है बेटे, हम सिर्फ अपने पास एक आइडिया ले रहे हैं दोनों बुक्स कैसे इक्वल होंगी। या तो सीबी में 1,000 जोड़ दो तो 10 बराबर हो गया, या पीबी में से 1,000 माइनस कर दो तो 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। करना ना मैंने फर्स्ट ऑप्शन को यूज करना है, ना मैंने सेकेंड ऑप्शन को यूज करना है। बच्चों बात समझ में आ गई? ऑप्शन यूज दोनों में से कोई नहीं करनी। अपने आप सीबीपीबी कब बराबर होंगे बताओ? जब इसके पापा चेक लेके जाएंगे, क्लियरिंग बॉक्स में डालेंगे। वो काम शायद 5 जनवरी को हो, वो काम चाहे 10 जनवरी को हो, लेकिन वो जब होगा वो तब होगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ढूंढना चाह रहा हूं कि सीबीपीबी किसी गलती से तो दिक्कत नहीं है, या फिर सिर्फ टाइमिंग का इशू है। तो इशू सिर्फ किस चीज का बच्चों? टाइमिंग का। करना हमने ना चेंज कैश बुक में, ना हमने चेंज करना पासबुक में। आपको लॉजिक समझ में आ गया बेटा सबको? प्रॉब्लम क्लियर हो गई क्या करना था? ओके। ऐसे ही और सिचुएशन नंबर 2 हो सकती है, आइए ध्यान से देखते हैं। दोनों बुक्स का बैलेंस बराबर था सर, कितना बेटा? 10 इज इक्वल टू 10। जब भी मैं ऐसा बोलूंगा दोनों बुक्स का बैलेंस बराबर हो तो आपको समझना है 10 इज इक्वल टू 10। अब बताओ, चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? चेक क्लियर नहीं हुआ। अब मैंने किसी को चेक नहीं दिया, अब किसी ने मुझको चेक दिया है। समझ में आ रहा है? अब ये हर्षित मुझे चेक देके गया 500 रुपए का, मैंने फिर 1000 का दिया तो 500 का दे गया। ये लो जी, 500 रुपए का चेक देके गया। बच्चों मैंने अकाउंटेंट को दे दिया होगा, और अकाउंटेंट को क्या कहा होगा? भाई कैश बुक में एंटर कर ले। बेटे उसने बताओ कैश बुक में डेबिट एंटर किया होगा या क्रेडिट एंटर किया होगा? डेबिट। डेबिट मतलब उसने कैश बुक में कितने रुपए जोड़ दिए? 500। और मैंने उसको कहा जा भाई बैंक में भी लगाया। अब उसके दिमाग में भी यही बात आ गई कि सर 500 रुपए तो है, फिर लगा देंगे। तो बेटा पासबुक में कोई एंट्री। अब 2 बातें हैं, या तो वो नहीं गया बैंक में, या फिर वो तो गया बैंक में लेकिन बैंक में क्लियरिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। यू गॉट द पॉइंट? कुछ चेक पे ये साइन करने भूल गया, कुछ ऐसा गड़बड़ हो रखी है जिसकी वजह से वो पैसे अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाए। तो बच्चों जल्दी से बताओ मेरी सीबी का बैलेंस कितना होगा इस वक्त? गलत, सोच के जवाब दिया करो। मेरी सीबी का बैलेंस 10,500। भाई 10,000 से काम शुरू किया तो क्या बात कर रहे हो? वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। जब मैं सेकंड सिचुएशन में हूं तो फर्स्ट सिचुएशन छोड़ दो। मतलब एवरी सिचुएशन में आपको मैंने क्या बोला, एक बात मान के चलिए, सीबी इज इक्वल टू 10, पीबी इज इक्वल टू 10। एट द स्टार्टिंग ऑफ एवरी स्टेज यू विल कंसीडर दिस। तो बच्चों सीबी का बैलेंस कितना हो गया होगा बोलो? 10,500। पीबी का बैलेंस कितना हो गया होगा? 10,000। अब दोनों बुक्स को मिलाने के लिए बताओ क्या क्या ऑप्शन है? या तो सर कैश बुक में से 500 घटा दो, कितना कितना हो जाएगा बेटा दोनों तरफ? 10 इज इक्वल टू 10। या पासबुक में क्या करूं? मैं दोबारा अपने शब्द एक रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ड रिपीट कर रहा हूं बच्चों। आप ये बात मत सोचना कि क्या हम पासबुक में 500 रुपए वाकई में बैंक में जाके जमा करके आएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्या मैं कैश बुक में से वापस 500 रुपए काटने वाला हूं? मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं। हम ये जो कर रहे हैं सॉल्यूशंस के आगे जो मैंने जो 2 चीज लिखी हैं, ये दोनों चीजें सिर्फ क्या करने के लिए बेटा? आर्टिफिशियली
सीबीपीबी को मिलाने के लिए है। करेंगे ना हम ये वाला काम, करेंगे ना हम वो वाला काम। ये सिर्फ इस चीज के लिए कि क्या इस चीज को करके मेरी कैश बुक मेरी पासबुक से मैच हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हम एक्चुअल कॉजेज ढूंढ रहे हैं, व्हाई देयर इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन माय कैश बुक एंड माय पासबुक। व्हाट इट और नॉट? पॉइंट क्लियर है बच्चों? चलो 2 पॉइंट सबको समझ में आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ बेटा। बस अब हमारा बेस बन गया, अब आप जल्दी जल्दी जवाब दे पाओगे। चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। मेरे पास चेक आए, इसने दिया, कितने का चेक दिया? 500 रुपए का। मैंने वो चेक बेटा किसको दिया होगा? अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट ने कहा एंटर किया? कैश बुक में। कैश बुक में बेटे कितने पैसे जमा हो गए? 500 रुपए। वो चेक फिर मैंने किसको दे दिया आगे? बैंक में। बैंक वाले कैशियर के पास जाके पता लगा कि इस भाई के अकाउंट में 500 रुपए ही नहीं है। बताओ चेक क्लियर हो जाएगा? नहीं ना। चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर। डिसऑनर हो जाएगा। तो डिसऑनर का मतलब बेटा क्या पासबुक मेरी बड़ी क्या? नहीं सर। बच्चों बताओ इस वक्त मेरी सीबी का क्या बैलेंस है? 10,500। पीबी का क्या बैलेंस है? 10,000। दोनों को मिलाने के लिए क्या करूं? या तो कैश बुक में 500 माइनस माइनस, या तो कैश बुक में से 500 माइनस कर दो, या फिर पासबुक में 500 प्लस कर दो। गॉट द पॉइंट और नॉट? बेटे जहां पे दिक्कत है बता देना। ठीक है, मैंने बोला आपको 1-1.5 घंटे के अंदर हमारा 90% चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन बात अगर समझ में आएगी तब। चलो आगे बढ़े। 4 चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। हमने चेक कलेक्शन पे लगाए। इसने मुझे चेक दिया, कितने का चेक दिया बेटे? 500 रुपए का। और मैंने इसको कहां लगाया बच्चों? कलेक्शन के लिए। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कैश बुक में एंटर करके फिर मैंने पासबुक में भेज दिया, बैंक में भेज दिया एंटर होने के लिए। लेकिन बात समझो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द, मतलब कैश बुक में तो मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड ही नहीं करके गया। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है बेटे, मान लो मैं घर से सेंटर आ रहा था, ये मुझे रास्ते में मिल गया, सर ये 500 रुपए का चेक आपका। मैंने कहा अच्छा भाई दे दे, और मैंने रास्ते रास्ते में किसको दे दिया? अकाउंटेंट को। ले भाई ये भी लगाई है यू। अब वो भी वहीं से कहां चला गया? वो भी बैंक चला गया। बैंक में 500 का चेक लग गया। बेटे पासबुक बड़ी कि नहीं बड़ी? बड़ी। लेकिन ना मैंने रिकॉर्ड करा कैश बुक में, ना उसने रिकॉर्ड करा कैश बुक में। क्या हुआ? ऊपर वाले में हो गया। पासबुक बढ़ गई। ना मैंने रिकॉर्ड करा कैश बुक में, ना किसी ने रिकॉर्ड करा। बच्चों अब मुझे बताओ मेरी इस वक्त कैश बुक का बैलेंस कितना होगा और पासबुक का बैलेंस कितना होगा? ठीक कैसे करूं बच्चों? या तो कैश बुक में 500 प्लस कर दो, या फिर बोलो डन। कोई दिक्कत? 5 इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने क्या दिया बच्चों? इंटरेस्ट दिया है सर। बेटा बैंक इंटरेस्ट किस पे देता है? जितना पैसा हमारा बैंक में पड़ा होता है। एफडी पे भी हो सकता है, चलो करंट अकाउंट के बैलेंस पे हो सकता है, सेविंग अकाउंट बैलेंस पे, तो किसी के ऊपर बैंक हमें हमारे बैलेंसेस के ऊपर इंटरेस्ट देता है। बच्चों बैंक ने मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया। छोटा सा ही होता है हमेशा इंटरेस्ट में, 50-60 ऐसे ही होता है। खैर बैलेंस पे डिपेंड करता है, ज़्यादा बैलेंस होगा तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, 500 रुपये, है ना। बैंक ने मुझे कितना इंटरेस्ट दिया बच्चों? 500 रुपये। अब जरा मुझे एक बात बताओ, बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो क्या बैंक आपको फोन करके बताता है? नहीं ना, आपके अकाउंट में सीधा पैसे आ जाते हैं। आपको कोई सर मैसेज आ जाता है घर पे, आई मीन फोन में मैसेज आ जाता है। बच्चों ये मैसेज वाला भी मामला अब मॉडर्न बैंकिंग हो गई है तो अब का है, लेकिन बीआरएस सीखने के लिए मैं सीखना पड़ेगा बेटा। उस जमाने की बैंकिंग है जब मैसेज अलर्ट सिस्टम नहीं होता था, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक अगर हमें इंटरेस्ट देता तो बेटे पासबुक में कितने पैसे प्लस कर दिए उसने? क्या बैंक हमें कॉल करके बताएगा? तो हमें पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा सर। तो कैश बुक में एंट्री पासबुक में हो गई, कैश बुक में नहीं हुई। दोनों बुक्स में कितने रुपए का डिफरेंस है बच्चों? अब ठीक करने के लिए क्या करूं? अगर कैश बुक है तो कितना? 500 प्लस कर दो, और अगर पासबुक है तो क्या करूं बेटा? 500। बोलो ठीक है। सिक्स्थ केस,
व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीबीपीबी? सिक्स्थ केस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बैंक चार्जेस, कमीशन चार्ज बाय बैंक। बैंक ने क्या किया बच्चों, मेरे ओवरड्राफ्ट पे मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं, बल्कि मुझसे इंटरेस्ट लिया। बच्चों बस मुझे इतना बताओ, कोई बच्चा मुझे ओवरड्राफ्ट का एग्जैक्ट मीनिंग बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरड्राफ्ट? हमारा बैंक बैलेंस अगर हम ज्यादा लिमिट के पैसे विड्रॉ कर ले, मेरा पैसा पड़ा था कम लेकिन मेरा विड्रॉल हो गया उससे ज्यादा। बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना बच्चों। आज के जमाने में ओवरड्राफ्टिंग हो ही जाती है ना। और कुछ नहीं तो हम बैंक्स कई बार हमें जो लिमिट देता है, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड पे जो है वैसे तो हमें इंटरेस्ट देना नहीं होता अगर हम एक रेस्ट्रिक्टेड डेज में वो पैसा डिपॉजिट करा देते हैं तो, है ना। वो 50 डेज 52 डेज होता है। अगर हम उतने दिनों में बैंक में पैसा डिपॉजिट करा देते तो बैंक हमसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता। लेकिन बच्चों अगर हम बैंक के पैसे को उस टाइमिंग लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैंक हमारे को उस ओवरड्राफ्टिंग के ऊपर क्या करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। समझ रहे हो? जितना पैसा हमने फालतू निकाल लिया बैंक उसके ऊपर हमसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। बैंक चार्जेस एक वर्ड यूज किया बेटा, कोई मुझे एक बैंक चार्जेस का नाम बताओ जो आपके दिमाग में आ रहा हो। चेक डिसऑनर हो जाता है, चेक कलेक्शन चार्जेस, डिसऑनर चार्जेस, ठीक है। और बैंक हमसे कब चार्जेस लेता है? वो हो सकता है मिनिमम लिमिट अगर हम क्रॉस कर जाएं। यस, ये एक पॉइंट है। मान लो मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए रखने थे, ठीक है, और हम उस अकाउंट के अंदर 10,000 ना रखें तो बैंक पेनल्टी लगा सकता है, चार्जेस ले सकता है। और बताओ, एटीएम चार्जेस, है ना। एटीएम समझते हो ना बच्चों? डेबिट कार्ड, आज की डेट में डेबिट कार्ड बोलते हैं। मान लो आपको डेबिट कार्ड बैंक ने इशू कर रखा है तो 1 साल का उसका चार्ज लेगा बैंक आपसे, दैट इज कॉल्ड बैंक चार्जेस, है ना। तो बैंक चार्जेस। कमीशन बच्चों, कोई एक कमीशन का एग्जांपल देगा? मैं बताता हूं बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा बैंक ड्राफ्ट, सुना है क्या? नहीं सुना? बैंक ड्राफ्ट, अगर हमने किसी को पेमेंट करनी हो तो हम उसके नाम का ड्राफ्ट बनवा लेते हैं कई बार, बैंक ड्राफ्ट। जैसे आप लोगों के 12th के फॉर्म भरे जाएंगे जब, ठीक है, तो आपके स्कूल वाले सीबीएसई में ना पेमेंट करेंगे तो सीबीएसई के नाम का एक ड्राफ्ट बनवाएंगे। कहां से? यहां के बैंक से ड्राफ्ट बनवाएंगे। और तो बैंक ड्राफ्ट ऐसे ही नहीं बना देगा बेटा, ड्राफ्ट के ऊपर बैंक क्या चार्ज करेगा? कमीशन। समझ रहे हो? ड्राफ्ट बनवा के सीबीएसई भेज देंगे और सीबीएसई में वो ड्राफ्ट बैंक में जाके क्लियर हो जाएगा, तो पेमेंट यहां से वहां शिफ्ट हो जाएगी। बच्चों बात समझ में आ गई? ऐसे ही हम आरटीजीएस करवाते हैं, आरटीजीएस, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे और चीजें होती हैं जिसमें बैंक हमारे पैसे एक जगह से दूसरी जगह पे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, एनईएफटी कराते हैं, ठीक है ना। तो बैंक हमारे से कमीशन चार्ज करता है। बात समझ में आ गई? अब बेटा कोई भी चीज हुई हो, ओवरड्राफ्ट हुआ हो, बैंक चार्ज हो, कमीशन हुआ, बैंक ने हमारे से 50 रुपए चार्ज करे, बच्चों मुझे बताओ क्या हुआ होगा? बैंक ने 50 रुपए चार्ज करे, क्या होगा? पासबुक में से माइनस हो गया। बिल्कुल सही बात है। और मैंने क्या बोला बेटा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन बैंक हमें कॉल करके, फोन करके नहीं बताता, मैसेज भी नहीं आता, हम ऐसा मान के चलेंगे। तो मुझे बताओ क्या कैश बुक में एंट्री हुई होगी? नहीं सर। तो बेटे अब मुझे बताओ मेरी सीबी और पीबी में कितने रुपए का डिफरेंस होगा? 50। और मैच कैसे करूं बच्चों? या तो सीबी में से 50 रुपए माइनस, या फिर गॉट इट और नॉट? 6 पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 7 बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। कुछ हमारे ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं बेटा, हमारे बढ़िया कस्टमर जिनको हमने माल बेचा और हमने उनको डायरेक्ट अपना अकाउंट नंबर दे रखा है, हमने उनको पूरी अपनी बैंक डिटेल शेयर कर रखी है, ठीक है जी। तो बेटा कोई हमारा कस्टमर था और उसने सीधा ही हमारे अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट दे दिए। मुझे फोन करके नहीं बताया सर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने सीधा मेरे अकाउंट में कितने पैसे डिपॉजिट करा दिए बेटा? 5,000 रुपए। बात समझ में आ गई बेटे? आप कहोगे सर मैसेज आ जाएगा, बेटा मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें एक ऐसी बैंकिंग को माइंड में रखना है जो बिल्कुल भी मॉडर्न बैंकिंग नहीं है। आपको मैसेज नहीं आता, कोई पेटीएम वेटीएम इस तरह की कोई चीजें अवेलेबल नहीं है, आपको बैलेंस अपडेट नहीं होता, कोई मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, अगर आप इन सब चीजों को लोगे तो बीआरएस की जरूरत फिर नहीं है, है ना। तो हम मानेंगे ये चीजें नहीं होती हैं।
तो बच्चों ऐसा नहीं है, तो मुझे बताओ 5,000 रुपए पासबुक में बढ़ गए और कैश बुक बताओ बेटा। बंदे ने मुझे फोन नहीं किया तो कैश बुक तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब ठीक करने के लिए बोलो बच्चों क्या करूं, या तो कैश बुक में भी प्लस करो या फिर पासबुक में से बच्चों। बढ़िया बढ़िया। 8th, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। अब यहां पे थोड़ा सा डिटेल करूंगा बच्चों में, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग क्या है। बच्चों क्या होता है, कई बार ना हम बैंक को खुद से इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, खुद हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, भाई इस महीने की इस तारीख को मेरा वाटर बिल पे हो जाए, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, मेरा कोई जैसे हमने म्यूचुअल फंड लेने हैं हर महीने की 10 तारीख को, तो मेरे बैंक अकाउंट में से हर महीने की 10 तारीख को SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली मेरे बैंक में से कितने की पेमेंट हो जाए हर महीने, 10 तारीख को 5,000 की पेमेंट हो जाए हर महीने। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है मैंने एक फॉर्म पे बैंक को साइन करके दे रखा बकायदा कि हर महीने की इतनी तारीख को मेरे अकाउंट में से मेरे से बिना पूछे पेमेंट कर देना। व्हाट इट। तो बेटा बैंक आपसे स्टैंडिंग ले चुका है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब आपसे परमिशन ले चुका है। तो आपके 25 दिसंबर की डेट आई और बैंक ने आपसे परमिशन ले रखी है कि आपकी SIP लगी हुई है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का लगा हुआ है, तो आपकी पासबुक में से बेटा मान लो 2,000 की पेमेंट हो गई क्योंकि आपने बैंक को अलाउ कर रखा है। तो बेटा बताओ पासबुक माइनस हो गई, कैश बुक भी माइनस हो जाएगी क्या? अगर याद रहेगा तो हो जाएगी, लेकिन आपको याद नहीं रहा तो बेटा कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। बोलो डन। अब ठीक करने के लिए क्या करूं बेटे बोलो, या तो कैश बुक में माइनस, पीबी माइनस हो गया बच्चों, तो या तो सीबी में से भी 2,000 और या फिर पीबी में 2,000। बोलो डन। 9th, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपके बिहाफ पे इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया। कलेक्ट का मतलब होता है बेटा रिसीव किया, ठीक है। कितना बेटा 100 रुपए मान लो, 100 रुपए। इंटरेस्ट किस में मिलेगा बेटे, आपका जितना पैसा बैंक में पड़ा होगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या तो एक ये। डिविडेंड कोई बच्चा बता सकता है बेटा डिविडेंड कब मिलता है? जब हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हों। इंटरेस्ट एक तरीके से और भी मिलता है बेटा जब आपने किसी कंपनी के डिबेंचर वर्ड आप लोगों ने सुन लिया बेटा अभी तक, या अभी तक सुना नहीं कभी? BST में सुना है डिबेंचर शब्द? मैं बताता हूं। शेयर सुना है? शेयर्स के ऊपर बच्चों क्या मिलता है आपको? डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा? प्रॉफिट का एक हिस्सा, है ना। कंपनी को हमने पैसा दे रखा है शेयर्स की फॉर्म में, कंपनी हमारे उस पैसे पे क्या कमाती है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो हिस्सा आपके घर में बेचती है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। हो गया। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उसका हिस्सा आपको जो मिलता है वो होता है डिविडेंड। जब हम किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स का मतलब होता है बच्चों लोन दे रहे हैं हम कंपनी को। क्या दे रहे हैं हम कंपनी को? लोन। ठीक है। मान लो मैंने किसी कंपनी के 10% वाले डिबेंचर खरीदे, ये इंटरेस्ट का रेट है 10%, और मैंने कितने के डिबेंचर खरीदे बेटा? 10,000 रुपीज के सपोज करो, तो 10,000 का कितने परसेंट? 10%। मुझे क्या मिलेगा बच्चों? इंटरेस्ट। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन, लोन जो हम कंपनी को दे रहे हैं। तो बेटा अगर लोन दे रहा हूं तो उस पर कंपनी मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट। अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूं तो उस पर कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड। तो बेटा अगर मुझे चाहे डिविडेंड मिल रहा हो या फिर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा हो तो ये दोनों ही चीजें मेरी पासबुक में जाके प्लस हो जाएंगी, मेरा अमाउंट पासबुक में प्लस हो जाएगा। तो बेटे मुझे 100 रुपए का डिविडेंड या इंटरेस्ट मिला, तो बच्चों पासबुक में पैसा प्लस हो गया। और कैश बुक बताओ, कैश बुक में अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इंफॉर्मेशन ही नहीं आई, तो कैश बुक मुझे हुआ नहीं। बेटा दोनों बुक्स में कितने रुपए का डिफरेंस आ गया? अब ठीक कैसे करूं बोलो? दोनों में से एक का।
ये दोनों में से और है बेटे, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये और है, चॉइस है, या तो वो करो या वो करो। अब या तो मैं कौन सा करना पड़ेगा बेटा, वो उस बात का जवाब अभी आपको क्वेश्चन में दूंगा कि इन दोनों में से कौन सा काम हमें करना पड़ता है। समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक बेटा किसी को डाउट? सब क्लियर एकदम? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास बच्चों, अगर सब कुछ बहुत बढ़िया क्लियर है तो आइए अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें अब जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इन सभी बातों को अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे और बीआरएस के अपना पूरा बेस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने टुकड़ों में बात करी। पहला टुकड़ा क्या सीखा बेटा, बीआरएस की जरूरत क्या पड़ती है। दूसरा टुकड़ा क्या सीखा, बीआरएस की डिफरेंट सिचुएशंस क्या है, और अब बनाएंगे बीआरएस बनता कैसे है। आओ जरा कॉपी में मेरे साथ साथ बच्चे करेंगे बेटे, बीआरएस कैसे बनता है। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर बच्चों 1 ये रहा स्क्रीन पे, और मैं करूंगा बेटे इसको अलग पेज पे, आप भी करो मेरे साथ साथ और बनाने की कोशिश करो कि कैसे बीआरएस बनाना है। देखो बच्चों, बीआरएस सिंपल सी स्टेटमेंट है, सिंपल सी एक शीट है, ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे एक लाइन लगाओ, ऐसे एक लाइन लगाओ, ऐसे ऐसे कर दो इसको, सिंपल सी शीट है। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा इसमें यह बात होती है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप बना कौन सी तारीख को रहे हो, जरा चेक करो बेटा कौन सी तारीख को बना रहे हैं, 31 मार्च 2022। तो आपको क्या करना होता बेटा, ऊपर ना बोल्ड लेटर्स में लिखो पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और नीचे लिखो एज ऑन 31 मार्च 2022। चलो ठीक है जी, डेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यहां लिखो बच्चों पार्टिकुलर्स प्लस माइनस। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बेटे एक छोटी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या नॉलेज है जी, साइड में बच्चों, मुझे कैश बुक का बैलेंस बताओ क्या होता है। कैश बुक के बैंक कॉलम, कैश बुक के बैंक कॉलम में बात कर रहे हैं बेटा। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस आपको क्या लगता है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? दोनों हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। क्या सभी इस बात से एग्रीड है? पक्की बात है? तो बच्चों मुझे रीजन बताओ, ये डेबिट बैलेंस क्यों, कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्यों? क्योंकि हमने पैसा, कैश बुक का बैंक कॉलम क्या है, हमारा बैंक बैलेंस है, और बैंक बैलेंस क्या होता है बच्चों, एसेट होता है। सिंपल है। तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस हमारा एसेट है, और एसेट के बैलेंस क्या होते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज सोचने की बच्चों, कैश बुक का डेबिट बैलेंस तब है जब हमारा कैश बुक का कौन सा बैलेंस हो, पॉजिटिव बैलेंस हो। ये बात समझने की है। लेकिन क्या कैश बुक का सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? बैंक बैलेंस क्या नेगेटिव हो सकता है? कब हो सकता है? ओवरड्राफ्ट बताया था हमने, कौन से चैप्टर में किया बच्चों, कैश बुक। याद करो वहां पे पहली लाइन लिखी होती थी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो कैश बुक के बैंक कॉलम का तुम कौन सा बैलेंस लेते थे, क्रेडिट। समझ रहे हो? तो अगर कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस है तो बेटा डेबिट बैलेंस है, लेकिन अगर कैश बुक का ही कौन सा बैलेंस बच्चों, नेगेटिव बैलेंस है, तो वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, अगर कैश बुक का
नेगेटिव बैलेंस, क्योंकि वो हमारी एसेट नहीं है बच्चों, वो क्या है? क्यों? क्योंकि वो तुमने बैंक से लेने नहीं है, उल्टा तुमने बैंक को देने हैं। ये बात आपको मेरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यही वाली बात बेटे आप लोग मुझे जरा बताओ पासबुक के साथ। लो एक और वर्ड यूज करते हैं, पासबुक। बच्चों पासबुक का नॉर्मल बैलेंस यानी पासबुक का पॉजिटिव वाला बैलेंस आप मुझे बताओ, ये डेबिट होगा या क्रेडिट? बैलेंस कैशबुक का नहीं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पासबुक का। पासबुक का बैलेंस हमारी तरफ से नहीं सोचा जाना, किसकी तरफ से सोचा जाना है? बैंक की तरफ से। और बैंक ने जो मेरे पैसे देने हैं वो मेरी एसेट नहीं है, वो बैंक के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। अच्छा मेरे लिए तो एसेट है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब बेटा लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। बोलो भाई बोलो, बात समझ में आ गई? मेरी तरफ से मेरे बैलेंस के बारे में नहीं सोचना। जब हम पासबुक के बारे में बात करें तो हमें किसके हिसाब से सोचना है? बैंक के हिसाब से। तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस मतलब बैंक की मेरी तरफ क्या बेटा? लाइबिलिटी। तो बैलेंस क्या मिलेगा उसका? क्रेडिट। बोलो ठीक। लेकिन बेटे अगर पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस ना हो, कैसा बैलेंस हो? नेगेटिव बैलेंस हो, तो फिर वो क्या हुआ? वो बैंक ने लेने नहीं है बल्कि बैंक ने देने हैं। समझ में आ रहा है? तो बैंक की वो लाइबिलिटी थी और ये क्या है? बैंक ने वापस लेने। तो बैंक के लिए क्या है? नेगेटिव बैलेंस मतलब एसेट है, और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कुल मिला के 4 बातें होगी बेटे। हमारा कैशबुक का नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। एबनॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। पासबुक का नॉर्मल बैलेंस कौन सा होता है? जो बैंक ने हमें वापस करने पैसे? क्रेडिट। और जो बैंक पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है तो वो बैंक ने हमें देना नहीं है बल्कि बैंक ने हमसे लेना है, तो वो बैंक के लिए क्या? वापस एसेट। तो वो कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। चारों बातें क्लियर है बच्चों? चलो बस यही। अब हमारा क्वेश्चन आराम से हो सकता है। आ जाओ बच्चों, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। लो जी शुरू करो बेटे। अब बुक वाले ने हमें क्या कर रखा है? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बच्चों हमें ये बैलेंस सीबी का भी दे रखा हो सकता था और पीबी का भी दे रखा हो सकता था। बताओ कौन सा गिवन है? सीबी गिवन है या पीबी गिवन है? सीबी। सर कैश बुक का गिवन है। बोलो ठीक है। किसका बैलेंस गिवन है बच्चों? कैश बुक का कौन सा बैलेंस गिवन है? डेबिट का मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव? बस हो गया काम, पॉजिटिव बैलेंस। तो इसी से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो बच्चों यहां से अब शुरू करो और सबसे पहली लाइन हम लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि मुझे गिवन है 3,72,000 रुपए, 3,72,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? अब जरा एक एक करके लाइनें पढ़ो। हमने जो कुछ सोचना है, जो बदलाव करना है, वो किस पे करना है? इसका मतलब सीबी पे। इसका मतलब बेटा जो तुम्हें अभी मैंने क्लास के अंदर ये सारी बातें बताई ना कि सीबी हुआ तो ऐसे करना, पीबी हुआ तो ऐसे करना, अब मुझे वो सारी बातें किसके हिसाब से सोचनी है? मतलब ये सीबी 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 सीबी, ये वाले चेंजेस करने हैं। कौन से चेंजेस नहीं करने हैं? पीबी वाले नहीं करने, क्योंकि मुझे बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। किसका गिवन नहीं है बच्चों? पासबुक का। ठीक है, चलो तो पहली लाइन पढ़ते हैं बेटे। पहली लाइन है चेक्स इशू टू क्रेडिटर। हमने किसको चेक दिए हैं? क्रेडिटर को, हमारे लेनदार को। चेक्स इशू टू क्रेडिटर, कितने के चेक्स दिए बेटे क्रेडिटर को? 72,000 के। ठीक। बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। बंदा गया ही नहीं पैसे लेने। तो बच्चों मुझे बताओ क्या हुआ होगा? सोच के बताओ। बहुत बढ़िया। हमने सीबी में से क्या किया होगा? और पीबी में क्या किया होगा? पीबी में क्या हुआ होगा बेटा? कुछ हुआ नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा है? मैंने मेरे क्रेडिटर को 72,000 रुपए का चेक काट के दिया। बच्चों जिस दिन चेक काट के तो सीबी में से माइनस हो गया, क्योंकि मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला होगा भाई इसको चेक दे। उसने चेक दिया, कैश बुक में क्रेडिट एंट्री करी, कैश बुक में से माइनस हो गया। वो बंदा चेक को अपने पास लेके बैठा हुआ है, पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया उसने, तो मेरी पासबुक में क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। बोलो ठीक है। अब सीबी और पीबी में दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस होगा?
72,000 का। कितना का डिफरेंस होगा? मेरा दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कौन सी बुक का बैलेंस ज्यादा होगा? वेरी गुड, पीबी। कौन सी बुक का बैलेंस ज्यादा होगा? पीबी। कौन सी बुक का बैलेंस कम होगा? सीबी। ठीक है, अब दोनों बुक्स मिलाने के लिए क्या करना होगा? या तो सीबी में 72 जोड़ दो या पीबी में से 72। लेकिन ये जो पीबी वाला मामला है वो करना नहीं है। सर वो क्यों नहीं करना? क्योंकि बेटे हमारे पास बैलेंस किसका पड़ा हुआ है, तो हमें जो कुछ करना है वो किसमें करना है? सीबी में। तो सीबी में तो करने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा? प्लस। बस हो गया काम। फिर ऐसे सोचना है। बोलो ठीक है बच्चों, डन। तो ये जो लाइन अभी आपने पढ़ी थी वो लाइन एज इट इज लिख दो, चेक्स इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख दो चेक्स, ऐसे कुछ भी चलेगा। देखो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कुछ भी चलेगा। पूरी की पूरी एज इट इज भी लाइन लिख दोगे बेटा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा कुछ चेंज, हल्का फुल्का चेंज करो, सेंस निकल जाए, बस उतना चलेगा। अब बेटा क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस करना पड़ेगा। तो मेरा कितने रुपए का अमाउंट था बोलो? 72। तो 72,000 मैंने कर दिया यहाँ पे प्लस। पहली बात सबको समझ में आ गई बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। चलो दूसरी बात बताओ, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बोलो बच्चों क्या हुआ होगा? पासबुक में बढ़ गया होगा। वेरी गुड, पासबुक। अब बेटे राइट वाली साइड मेरी पीबी वाली है मान लो, और ये लेफ्ट वाली साइड मेरी सीबी की है। तो मुझे बताओ इससे क्या होगा? डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, पासबुक में बढ़ गया होगा, और कैश बुक में कुछ नहीं। अब बेटा ठीक करने के लिए क्या करूं? कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। कर लोगे? करो। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो मैं बेटा इसको लैंग्वेज नहीं लिख रहा यहां पे, आप लोग खुद से लिख लो। ठीक है, मैं सिर्फ प्लस माइनस कर रहा हूं, लेकिन आप प्रॉपरली करो इसको। ठीक है, ये किया, और ये मेरे पास 5,000 रुपए प्लस कर दो कैश बुक के अंदर। बोलो बच्चों, दो डाल दो, डाल दोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। लो 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीरियल नंबर डाल दो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कौन सी की एंट्री क्या है, कोई दिक्कत नहीं। सीरियल नंबर डाल दो। एंट्री क्लियर। तीसरी एंट्री बच्चों, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। सही हो गई। अच्छा ये तो हो गई, 3 हो गई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चौथा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बोलो भाई, बैलेंस बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द, पासबुक में बैलेंस बढ़ा होगा? सोचो, एक होता है इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक, वो तो चार्ज्ड तो घटा होगा। अलाउड बाय द बैंक मतलब बढ़ा है बैलेंस। किस में बढ़ा है? पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा। और बच्चों कैश बुक में, अब ठीक करने के लिए क्या करूं? बढ़ा दो। ये लो जी, 1250 रुपए प्लस कर दो। बोलो डन। नेक्स्ट, फिफ्थ। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट तो बैलेंस था, सेकंड थर्ड फोर्थ। फिफ्थ, चेक्स डिपॉजिटेड टू द बैंक फॉर द कलेक्शन। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब किसी ने मुझे चेक दिया होगा और मैंने उस चेक को कहां डाला बेटा? कलेक्शन में डाला, उसको कलेक्शन में डाला। चेक्स इशूड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, डिपॉजिटेड। इशूड नहीं, डिपॉजिटेड। एक होता है चेक्स इशूड। इशूड का मतलब क्या होता है? हमने चेक काटे। डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है? हमें चेक मिले, हमें चेक मिले। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, मेरे पास चेक आया, उस चेक को मैंने बैंक में डाला कलेक्शन के लिए। बेटा जब कलेक्शन के लिए डाला सबसे पहले कैश बुक में एंटर किया होगा, तो इसका मतलब सीबी में क्या हो गया? प्लस हो गया। बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू दिस डेट, लेकिन बैंक में वो कलेक्ट नहीं हुआ, तो बच्चों क्या हुआ होगा? अब ठीक करने के लिए क्या करूं? सीबी में से माइनस कर दो। कितने पैसे माइनस कर दो बच्चों? 15,400 कर दो बच्चों। सीबी में से 15,400 रुपए माइनस कर दो। बोलो डन। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस
बैंक चार्जेस 200 रुपए। बोलो बच्चों क्या हुआ होगा? माइनस होगा। पीबी में से माइनस, यस। सीबी बोलो। अब ठीक करने के लिए क्या करूं? सीबी प्लस सीबी में वापस प्लस कर दूं। कितने पैसे प्लस कर दूं? 200। 200 रुपए कर दो। नहीं प्लस क्यों करोगे यार? सीबी तो माइनस करोगे ना। यस, इसमें कुछ नहीं हुआ ना, तो सीबी में से भी माइनस ही करेंगे, क्योंकि पीबी में से माइनस हो, सीबी में कुछ हुआ नहीं, तो सीबी में से भी 200 रुपए माइनस करो भाई, माइनस करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट 7, ए चेक डिपॉजिट इन द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। बच्चों क्या मतलब हुआ? चेक आया, बैंक में जमा कराया, बैंक में वो चेक जाके क्या हो गया? बट नो इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, मुझे कुछ पता नहीं चला। तो बच्चों मुझे बताओ 320 रुपए का क्या हुआ होगा? सीबी प्लस सीबी में तो प्लस हो चुका सर, और पीबी में बेटे पीबी में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बैंक में वो चेक जाके क्या हो गया? डिसऑनर। देखो मुझे किसी ने चेक दिया, उस चेक को मैंने पहले अपने सीबी में एंटर किया, सीबी में पैसा बढ़ गया, उस चेक को फिर कहां लगाया? बैंक में, बैंक में वो चेक जाके क्या हो गया? डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब या तो यूं समझो, अच्छा चलो सरो, अगर आपको डिसऑनर का मतलब प्रॉपर समझना है कि जमा किया जैसे कैश बुक में करते हो, भेजा और फिर भेज के वो क्या हो गया? माइनस। तो प्लस और माइनस अगर दोनों हो गया तो क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। तो बेटर रहेगा यही समझो कि कुछ हुआ नहीं। तो कैश बुक में क्या हुआ बच्चों? 320 रुपए प्लस हो गए, और पासबुक में क्या हुआ? डिसऑनर का मतलब कुछ हुआ नहीं। अब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? कैश बुक में से वापस 320 रुपए माइनस करने पड़े। कर दो बेटे, कैश बुक में से 320 रुपए माइनस। बोलो जी डन। बैंक 7th 8th, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाल्फ। बैंक ने मेरी तरफ से हाउस टैक्स पे कर दिया भाई। बैंक को मैंने क्या दिया होगा बेटा? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एसआई है ना, शॉर्ट फॉर्म एसआई बोलते हैं बैंकिंग में, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, भाई मेरा हाउस टैक्स पे कर देना, तो बैंक ने पे कर दिया, बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक इन दिस कनेक्शन। लेकिन मुझे अभी तक बैंक ने फोन करके बताएगा भी नहीं, बैंक मुझे फोन करके, ना ही कोई टेक्स्ट किया। तो बच्चों बताओ क्या हुआ होगा? मेरी पीबी माइनस हुआ, सीबी कुछ भी नहीं। अब ठीक करने के लिए क्या करे बेटा? सीबी में से भी 350 रुपए माइनस कर देने पड़ेंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? अब जैसे ही सारे पॉइंट्स बेटा क्लियर हैं, अब हमारे को अपनी दोनों साइडों को हिसाब किताब लगाना है। ठीक है, प्लस वाले साइड का बेटा टोटल करो, माइनस वाली साइड का भी टोटल करो। इस बारे में बिना सोचे कि सर वो लेजर बैलेंस जैसा करते थे वैसा कुछ नहीं करना बेटा, सीधा प्लस का टोटल करो, माइनस का टोटल करो। प्लस में बेटा कितना कह रही है? 4,50,250। ओके, 4,50,250। बच्चों माइनस वाली साइड का टोटल करो, कितना? 270। ओके, 16,270। बच्चों कौन सा बैलेंस बढ़ा है बताओ? पॉजिटिव बढ़ा है या नेगेटिव बढ़ा है? पॉजिटिव बढ़ा है। तो अगर इस पॉजिटिव में से मैं ये माइनस वाला एडजस्ट कर लूंगा तो फाइनल बैलेंस किसका बचेगा? पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव बचेगा? पॉजिटिव। बताओ एडजस्ट करके बेटा कितना बैलेंस बचता है? 4,33,980। चेक कर लेना बेटा, 4,33,980 बचेगा। मुझे बस इतना बताओ बच्चों, ये पॉजिटिव बचा या नेगेटिव बचा? ये पॉजिटिव बचा सर, क्योंकि पॉजिटिव वाला बैलेंस बड़ा था और नेगेटिव वाला बैलेंस छोटा था। तो फाइनली किसका बचा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। बच्चों ये पॉजिटिव जो बचा, तो ये बैलेंस किसका है? सीबी का या पीबी का है? शुरू किससे किया था? सीबी से। खत्म कहां होगा? पीबी पे। अगर शुरू करेंगे पीबी पे तो खत्म कहां होगा बेटा? सीबी पे। मेरी बात समझ रहे हो? तो अभी मैंने कौन से बैलेंस से शुरू किया था? कैश बुक पे शुरू किया था। तो ये जो बैलेंस है ये किसका है? पासबुक का। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो इसके आगे क्या लिखेंगे बेटा?
इसके आगे लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और आप चेक कर सकते हो, मुद्दे की बात देखो बेटा, सुनो कि मैंने 3,72,000 के सीबी से काम शुरू किया था और पासबुक का बैलेंस इस वक्त कितना है 4,33,980, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यही तो रीजन है बेटा।